हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जिसका फेज 2 अभी जो है वो लॉन्च होने वाला है। उसको 12,000 करोड़ का अप्रूवल मिला है। तो चलिए दोस्तों इस फेज 2 के ऊपर चर्चा करते हैं, साथ में इस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। उसके अंदर क्या कमियां रही, उसके अंदर क्या खासियत रही, वहां पर कितना अभी तक ग्रोथ हो चुका है और ये सेकंड फेज के अंदर क्या आने वाला है, इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बहुत कुछ जानने के लिए है, बहुत कुछ सीखने के लिए है, बट उसके पहले आप लोगों को एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि क्लास की सारी अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास होती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। देखो भैया, बात कुछ ऐसी है कि पूरे देश के अंदर एक बात कही जाती है कि हम लोगों को ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना है, जितनी हो सके उतनी ग्रीन एनर्जी बनाना है, ताकि लोगों तक वो एनर्जी पहुंच सके, ताकि हम लोग जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको कम कर सके, ताकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं वो कम हो सके। बट एक बात और भी है साहब, एक बात यह है कि देश के अंदर जब ग्रीन एनर्जी की बात की जाती है तो ये पूरे देश में नहीं बन सकती। जैसे आप थर्मल एनर्जी की बात करते हो तो देश के अंदर अधिकतर भागों में बन सकती है, आप कोयले का ट्रांसपोर्ट करो कहीं पे भी आप थर्मल पावर प्लांट लगा सकते हो, बट ग्रीन एनर्जी हर कहीं नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? कई जगह ऐसी है जहां पर सूर्य इतना अच्छे से नहीं आता, डायरेक्ट रोशनी नहीं देता, ट्रॉपिकल रीजन में देता, टेम्परेट रीजन में नहीं देता, जिसके कारण से वहां पर सोलर एनर्जी बनने की प्रॉब्लम है साहब। कुछ राज्य कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर विंड इतनी अच्छी नहीं चलती है, तो विंड एनर्जी बनने की प्रॉब्लम है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर एनर्जी बनती तो है पर वो सफिशिएंट नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर समुद्र का एक्सेस नहीं है, तो टाइडल एनर्जी नहीं बन सकती। मतलब कुछ राज्यों के अंदर, कुछ इलाकों के अंदर आप देखोगे तो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी बनती है, तो कुछ राज्यों के अंदर कम बनती है या फिर बनती नहीं। ऐसे केस में हमको क्या करना है, वो राज्य जहां पर ग्रीन एनर्जी ज्यादा बनती है उन एनर्जी को दूसरे राज्यों तक पहुंचाना है, दूसरे इलाकों तक पहुंचाना है। ये आप इस ग्राफ के जरिए समझ सकते हो। जैसे आप देखोगे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये कुछ राज्य हैं जिनके द्वारा 76% तक टोटल रिन्यूएबल एनर्जी देश की बन पाती है। वहीं 24% तक रिन्यूएबल एनर्जी बाकी सारे इलाके, बाकी सारे राज्य, यूनियन टेरिटरी मिलकर बनाते हैं। तो हमको क्या करना है, इन राज्यों से एनर्जी लेना है और यहां तक पहुंचाना है, क्योंकि इन राज्यों के पास में एक्सेस में एनर्जी है, यहां पर कम में है, तो वहां से ले जाके यहां पर रखना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक कॉरिडोर बनाना पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जिसका फर्स्ट फेज तो ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड फेज की हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों को समझने के पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एक कॉरिडोर बनाना है। जैसे आप कार का कॉरिडोर, आप गाड़ियों का कॉरिडोर बनाते हो, तो आप कैसे बनाते हो, आप बनाते हो कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, वो देखने के बाद ही कॉरिडोर बनता है ना। तो पहले समझो कि एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कॉरिडोर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो होता है, एक जनरेटर होता है जहां पर एनर्जी जनरेट होती है, फिर ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऐसी जगह पे जहां पर एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो, घरों में, इंडस्ट्री के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट की जाती है और सब स्टेशन तक पहुंचती है। आप देखोगे आपके इलाके में, आपके एरिया के अंदर एक बड़ा सा ग्रिड होगा, ठीक है, उस बड़े से ग्रिड के अंदर एनर्जी जो है वो पहुंचाई जाती है, जिसे आप सब स्टेशन कहते हो। वहां से एनर्जी जो है वो पूरे शहर के अंदर या पूरे ब्लॉक के अंदर या पूरे एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब आपको क्या करना है, आपको अगर इस एरिया तक एनर्जी पहुंचाना है तो आपको एनर्जी सब स्टेशन तक पहुंचाना है। एक जनरेटर होगा जहां से एनर्जी जनरेट होगी, वहां से सब स्टेशन तक का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को डेवलप करना है ताकि एनर्जी पहुंचे। यही चीज ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के अंदर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रोजेक्ट के बारे में कि पहले प्रोजेक्ट के अंदर क्या हुआ। पहले प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले प्रोजेक्ट के अंदर कहा गया था, टारगेट कुछ ऐसा रखा गया था कि ग्रीन पावर जनरेशन इवैक्यूएशन कुछ राज्यों से, किन राज्यों से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन राज्यों से एनर्जी जो है यहां पर बनेगी। ये अधिकतर राज्य वो हैं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जहां पर एनर्जी ज्यादा मात्रा में बनती है। यहां से एनर्जी इवैक्यूएट की जाएगी लगभग 24 गीगावाट की, और उसके बाद इसे ट्रांसमिट किया जाएगा। याद करो, जनरेट हुई, ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाना पड़ेगा। 9767 सर्किट किलोमीटर तक एक्स्ट्रा ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जो है वो बढ़ाई जाएगी।
इतना ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा सब स्टेशन में। ट्रांसमिशन लाइन के बाद एनर्जी एरिया के अंदर पहुंची, वहां पर ज्यादा एनर्जी स्टोर करना है तो सब स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ाओ, 22,689 मेगावाट एम्पेयर तक यहां पर एनर्जी बढ़ेगी, यहां पर कैपेसिटी स्टोरेज की बढ़ाई जाएगी। इन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किसी अमाउंट की भी जरूरत होगी। जो पहला फेज था उसके अंदर 10,141.68 करोड़ रुपए जो है वो एस्टिमेटेड थे। इतना अमाउंट जो है वो सरकार द्वारा पास किया गया था। इस अमाउंट को पूरा केंद्र सरकार ने खर्च नहीं किया, 40% इस एस्टिमेशन का केंद्र सरकार ने दिया। लगभग 4,046 करोड़ रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए। बचे हुए 4,046 करोड़ रुपए जो है वो KfW जो कि जर्मनी की कंपनी है उसने दिए, और जो 20% बचा हुआ है 2,023 करोड़ रुपए वो जो है अलग अलग राज्यों ने दिए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तमिलनाडु में डेवलप हो रहा है तो तमिलनाडु उसका पैसा खर्च करेगा, अगर डेवलप आंध्र प्रदेश में हो रहा है तो आंध्र प्रदेश करेगा। और ये जो पूरा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम का पहला फेज था उसे 2022 में खत्म करने का टारगेट था। आपका होमवर्क ये आपको बताना ये है कमेंट के अंदर लिख के कि इस फर्स्ट फेज की शुरुआत हुई कौन से ईयर में थी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड फेज शुरू हो गया तो फर्स्ट फेज कितना खत्म हुआ, क्योंकि 2022 आ गया, इसको एक्सटेंड कर दिया गया जून 2022 तक। तो 2022 आ चुका है, जून 2022 में खत्म होने वाला है, तो अभी तक कितना ग्रोथ इस फर्स्ट फेज के अंदर हुई। तो हमारा टारगेट था लाइन को बनाने का, जो ट्रांसमिशन लाइन थी उनको बनाने का, वो था 9,767 किलोमीटर। इसके अंदर से 8,405 किलोमीटर तक भारत सरकार ने अभी तक ट्रांसमिशन लाइन बना दी है। ज्यादा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है भारत के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें सब स्टेशन कैपेसिटी की तो वो 22,689 मेगावाट एम्पेयर तक हम लोग को, वोल्ट एम्पेयर तक हम लोग को बनानी थी, जिसके अंदर से 15,268 मेगावाट तक की कैपेसिटी हम लोगों ने ऑलरेडी बढ़ा दी है, जो बताता है कि फर्स्ट फेज का 80% तक का भाग जो है वो कंप्लीट हो चुका। जिसके बाद सेकंड फेज को अप्रूवल देने में आसानी रही और 12,000 करोड़ इस बार जो है वो अलॉट किए गए हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर द्वारा। जिसके अंदर सेकंड फेज के अंदर क्या कहा जा रहा है कि राज्य के अंदर आप देखोगे जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला नया राज्य के रूप में जुड़ा है, फर्स्ट फेज में यहां पर नहीं था। आप देखोगे राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ये नए राज्यों के रूप में जुड़ा है, पहले ये नहीं था, है ना, फर्स्ट फेज में ये नहीं था। वहीं मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जो है वो सेकंड फेज में नहीं है, वो फर्स्ट फेज में थे। ठीक है, तो यहां पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। यहां से एनर्जी इवैक्यूएट करने के लिए 20 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएट की जाएगी। 10,780 की सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन जो है वो जोड़ी जाएगी। 27,500 मेगावाट एम्पेयर तक की कैपेसिटी सब स्टेशन के अंदर बढ़ाई जाएगी। और जब मैं ये सब कह रहा हूं ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, आपके दिमाग में वो इमेज आनी चाहिए जो शुरू में देखी है। इन सारी चीजों को करने के लिए पैसे लगेंगे, जो कहा गया है 12,031 करोड़ रुपए यहां पर लगेंगे, जिसके अंदर से 33% केंद्र सरकार देगी, 39,070.34 करोड़ रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी। बचा हुआ कैसे आएगा वो अभी नहीं बताया गया है, नोटिफिकेशन के अंदर पूरा ब्रेकडाउन नहीं बताया, बस इतना ही बताया है कि 33% तक का केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा बात करें तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कब तक किया जाएगा, तो 2021-22 से शुरू हुआ है, 2025-26 के अंदर ये सेकंड फेज जो है वो कंप्लीट करने का टारगेट है। इस कंप्लीशन को और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कोई टैकल करेगा, जो उसके ऊपर देखरेख करेगा, वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अंडर में आएगा, जो कि एक प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी बनाएगी, जिसका काम होगा ये चेक करना और इंप्लीमेंट करना जितनी भी सारी चीजें डिसाइड की गई है और किस तरीके से सेकंड फेज चल रहा है उस चीज के ऊपर भी नजर रखने का काम इसी का होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसके फायदे क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहली चीज कि ग्रीन एनर्जी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की वजह से हर इलाके के अंदर हम लोग ग्रीन एनर्जी पहुंचा पाएंगे, जो हमारे टारगेट के साथ में हमारे एम को मैच खाएगा कि हम लोग ग्रीन एनर्जी बना भी रहे हैं और पूरे देश तक पहुंचा भी रहे हैं। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज कि इसकी वजह से आप देखोगे तो हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे, क्योंकि उन इलाकों के अंदर जहां पर हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ नहीं जा पा रहे वहां पर भी अब ग्रीन एनर्जी हम लोग ट्रांसमिट कर पाएंगे।
इतना ही नहीं, आप समझोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइन बिठेगी साहब, है ना, कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, इन सारी चीजों के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेवल पे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेवल पे आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ दिखेगा। वहीं भारत सरकार ने कई सारे बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे COP26 की मीटिंग के अंदर। जैसे हम लोगों ने कहा था कि 50% तक एनर्जी रिक्वायरमेंट जो भारत की होगी वो हम लोग पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे, 50% एनर्जी को। तो वो सारे टारगेट को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने जो कहा था कि 450 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी भारत के अंदर 2030 तक बनेगी, वो वाले टारगेट भी भारत सरकार जो है वो इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर को लाइक करना मत भूलना और पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इतना ही नहीं, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, बट उसके पहले अगर लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे SRC10 कमेंट करना, क्योंकि SRC10 मेरी पहचान है। अनअकैडमी की दुनिया में मैं SRC10 नाम से जाना जाता हूं। अगर आप कमेंट के अंदर SRC10 लिखते हैं तो दोस्तों दिल मेरा भी धड़कता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो एक बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी स्कीम है। स्कीम कुछ ऐसी है कि 18 महीने का सब्सक्रिप्शन अलग से लेके आया गया। 18 महीने क्यों? क्योंकि आज से 18 महीने बाद जून 2023 आ जाएगा, जिसके अंदर आप देखोगे तो आपकी प्रीलिम्स होती है, जून के अंदर आपकी प्रीलिम्स होती है। इसके साथ में इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप 3 महीने बाद, प्री के 3 महीने बाद मेंस आती है, मतलब आप 18 महीने का जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो अपने आप आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो 2023 के मेंस तक जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको ये सब्सक्रिप्शन 64,000 के अंदर पड़ेगा, जिसके तहत आप अपने मेंस तक की तैयारी 64,000 के अंदर कर सकते हो। इसके अंदर आपको किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। और दोस्तों सवाल उठता है कि अनअकैडमी ही क्यों ज्वाइन करें सर? तो आप एक बात देखो कि कई सारे एजुकेटर अलग अलग प्लेटफॉर्म से हैं साहब, कुछ दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थे तो कुछ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे थे। आप देखोगे तो वहां से आज सब अनअकैडमी के ऊपर हैं, जितने बैच थे वो सब अनअकैडमी पे। क्यों? क्योंकि जहां पर जो बैच था वो अनअकैडमी के पास में है। और आपको किससे पढ़ना है आप खुद सोच लो। आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना है तो आपको एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा जो चुन के छांट के बेस्ट एजुकेटर अपने पास लेके आता है, जो कि है अनअकैडमी। तो जाओ सब्सक्राइब करो। ये है आइकनिक कोर्स के प्राइस और ये है प्लस कोर्स के पास प्राइस। जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करना है? SRC10। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।